नमस्कार। कार्यक्रम के अगले भाग में हम बात करते हैं हमारे एक विशेष सेगमेंट चर्चा पत्रकारों से। इस सेगमेंट के माध्यम से हम मंदसौर के उन वरिष्ठ पत्रकारों से मिलकर जानना चाहते हैं कि जब उन्होंने पत्रकारिता में शुरुआत करी थी तब मंदसौर का माहौल क्या था, कैसे उन्होंने अपने कर्तव्यों को निभाया और आज वे क्या अच्छाई या कमी महसूस करते हैं। इस श्रृंखला में आज हम मुलाकात करने जा रहे हैं मंदसौर में लगभग 5 दशकों से पत्रकारिता करने वाले श्री अशोक झलुया जी से। इस वक्त हमारे साथ उपस्थित हैं। सर, बहुत बहुत स्वागत हमारे कार्यक्रम के अंदर। नमस्कार, दर्शकों को नमस्कार। सर, 50 दशकों का आपका जो ये पत्रकारिता का आपका सफ़र रहा, ये कैसे शुरू हुआ था? 1971 में जब पत्रकारिता में पालकवी वैरागी साहित्य और इन गतिविधियों में सक्रिय रहते थे और राजनीतिक रूप से मेरा उनसे जुड़ाव था। और उस समय पत्रकारिता करना एक बहुत बड़ा काम हुआ करता था, क्योंकि आप में प्रतिभा है पर अवसर नहीं थे, साधन नहीं थे, अखबार नहीं थे। मात्र नई दुनिया का अखबार निकलता था और बाकी मालवा अंचल में ध्वज अखबार निकलता था, जो उनके मालिक खुद चलाते थे, उनके परिवार के लोग थे। दूसरे लोगों के लिए या जो नए प्रतिभाएं हैं जो है उनके लिए अवसर की बहुत भारी कमी थी। तो इसी बीच मेरी मुलाकात शोभांगमल जी जैन जो है यहाँ पे वरिष्ठ पत्रकार हैं, उनसे हुई। तो हम सब ने मिलकर एक दशपूर्दर्शन अखबार का प्रकाशन की सोची। तो बैरागी जी का उसमें बालकवी बैरागी जी का बड़ा सहयोग रहा और उस समय हमने 71 में दैनिक दशपूर्दर्शन साप्ताहिक के रूप में हमने उसको प्रकाशन किया। और उसकी टेक लाइन के लिए हमने बालकवी बैरागी जी से अनुरोध किया जब वो भोपाल में थे। तो बैरागी जी ने कहा, बोले ठीक है, मैं तो दे दूंगा, पर अपन विट्ठल भाई पटेल के पास चलते हैं, जो उस समय के बहुत बड़े गीतकार थे, साहित्यकार थे और राजनीति में उनका बड़ा मंत्री थे, वो कैबिनेट मंत्री। तो उनके पास हम बैरागी जी, हम लोग शोभांगमल जी गए, हम लोगों ने बात किया। तो उसी समय विट्ठल भाई ने कहा, बोले ठीक है, अभी लिख के देता हूँ। तो उसी समय उन्हें लिखा था, देख न पाए सुबह ये और बात है, आवाज़ हमारी अंधेरे के खिलाफ है। तो वो टेक लाइन शुरू से चलती थी और आज तक वो दशपूर्दर्शन में हम लोगों ने बरसों तक चलाई, जब मैं उसमें था। फिर उसके बाद पत्रकारिता में 75 में मुझे प्रधान संपादक बनने का अवसर मिला। इसी अखबार में विष्णु बैरागी, बालकवी बैरागी के छोटे भाई ने बरसों तक काम किया। एक और वरिष्ठ पत्रकार थे हेमंत त्यागी जी, जो उस समय के हिंदी के चलते फिरते इंसाइक्लोपीडिया थे और वो बहुत बड़े वरिष्ठ पत्रकार थे। हालांकि उनका आज के संदर्भ में कहीं याद नहीं किया जाता, पर वो बहुत बड़े और अच्छे पत्रकारों में थे और बैरागी जी के काफ़ी नज़दीक थे। तो उस समय का ये माहौल था कि 8-10 पत्रकार मंदसौर में होते थे। नई दुनिया के केशव प्रकाश विद्यार्थी और विक्रम विद्यार्थी ये परिवार था, और बाकी हेमंत त्यागी थे, शांतिलाल जैन थे और विष्णु बैरागी थे, मैं थे, शोभांगमल जी जैन थे, सुरेंद्र जी लोढ़ा थे। इस तरह से 8-10 पत्रकार इस मंदसौर शहर में, मतलब मंदसौर शहर का जब मैं जिक्र कर रहा हूँ तो मंदसौर और नीमच जिला दोनों आ गए उस समय। नीमच से फिर नई विधा का प्रकाशन हुआ और नई विधा का प्रकाशन में प्रेम प्रकाश जी ने और मानव जी ने और इन लोगों ने मिलकर एक नीमच में फिर अखबार निकाला। तो ऐसे करके धीरे धीरे मालवा क्षेत्र में हिंदी पत्रकारिता का विस्तार हुआ। और फिर 75 के दशक आते आते फिर कुछ स्थानीय समाचार पत्र आने लग गए, फिर कुछ और अखबारों की प्रतिस्पर्धा बढ़ी। 80 के दशक आते आते काफ़ी संपन्नता मालवा क्षेत्र में पत्रकारिता की हुई और एक अच्छी पत्रकारिता मालवा क्षेत्र में उभरने लगी। मालवा की जो पत्रकारिता थी उसका एक छाप सारे प्रदेश और देश में पहचानने लग गए थे और काफ़ी कलमकार इस क्षेत्र से उभर कर आज देश के क्षितिज में जिनने काम किया है। अब 83 में नई दुनिया का, चूँकि उस समय एकमात्र अखबार था और राजनीतिक रूप से बड़ा उसका प्रभाव था और वे चाहते थे वे राजनीतिक निर्णय करवाते थे, ऐसी उनकी स्थितियाँ थी। फिर दैनिक भास्कर 83 में इंदौर से प्रकाशित हुआ। तो 83 में जब इंदौर से प्रकाशित हुआ तो मैं उसका मंदसौर नीमच जिले का अविभाजित ब्यूरो प्रमुख के रूप में मुझे दायित्व मिला और लगभग मैं 2003 तक उससे जुड़ा रहा। निरंतर दैनिक भास्कर में सेवाएं दी और मंदसौर, नीमच और बीकानेर, हनुमानगढ़ और इन सब राजस्थान के कई एडिशन में मैंने काम किया। तो दैनिक भास्कर के ये सफ़र में हमने काम किया। फिर उसके बाद स्टार न्यूज़ में, क्योंकि उस समय फिर धीरे धीरे 90 के दशक में
इलेक्ट्रॉनिक मीडिया अपना एक स्वरूप लेने लगा था। दूरदर्शन का एक अस्तित्व था, तो धीरे धीरे दूरदर्शन एक निश्चित समय में समाचार की एक समय बुलेटिन निकाला करते थे। फिर उसके लिए धीरे धीरे उनने विशेष कार्यक्रम भी आयोजित किए। तो राजेश बादल हमारे मित्र थे जो भोपाल में थे उस दिनों, और अखबारों की तरह टीवी चैनल में एडिशन नहीं हुआ करता था, वो एक ही एडिशन वो निकालते थे, सारे देशव्यापी और विदेशों में भी वो देखा जाता था। तो राजेश बादल काफ़ी सक्रिय थे उस समय भोपाल में। फिर उन्होंने मंदसौर आए, मंदसौर की कई समस्याओं को उन्होंने तरियासी, स्लेट पेंसिल, अफीम, ये सब परख करके एक कार्यक्रम चलता था, उसमें उन्होंने उसको उन्होंने किया और वो निरंतर उसको बराबर उसको लेते रहे। और उसका ये हुआ कि कई कार्यक्रम देश में काफ़ी चर्चित भी हुए और उनका अच्छा असर भी देखने को मिला। और स्लेट पेंसिल का एक बहुत बड़ा मुद्दा राजेश बादल जी ने हल करने में बहुत बड़ी भूमिका निभाई। उस समय 84 में बालके वैरागी सांसद थे, उन्होंने भी बहुत प्रयास किए और इस दिशा में स्लेट पेंसिल और ऐसे कई मुद्दे जो इस क्षेत्र में थे पत्रकारिता के माध्यम से उठाए गए और उनका हल भी समाधान किया गया। फिर धीरे धीरे इलेक्ट्रॉनिक मीडिया का विस्तार होता गया और आज जो स्वरूप है, आज पत्रकारिता के क्षेत्र में खुशी की बात है कि नई प्रतिभाएं भी आ रही है, अवसर भी उन्हें पर्याप्त है और काफ़ी अच्छे अवसर मिल रहे हैं। परंतु उस समय की पत्रकारिता और आज की मैं जो अंतर देख रहा हूँ उसमें सिर्फ एक ही अंतर है, और वो ये है कि उस समय के पत्रकार संवेदनशील थे, सिद्धांतों की और उद्देश्यों को राजनीति करते थे। आज की पत्रकारिता में सिर्फ व्यावसायिकता हावी है, उसके बहुत सारे कारण हैं। इनमें अकेले अपन पत्रकारों को दोष देंगे तो भी संभव नहीं है, सारी व्यवस्थाएं इसमें शामिल हैं। तो अकेले पत्रकार इसके लिए दोषी नहीं है, परंतु आज की परिस्थितियों में पत्रकार का व्यावसायिक दृष्टिकोण रखना प्रमुख हो गया। और यही कारण है कि पत्रकारिता जब जिस उद्देश्य को लेकर होती थी वो उद्देश्य ज़रूर थोड़ा हम सामाजिक रूप से कमज़ोर हुए हैं, परंतु समाज में आज भी जितनी अपेक्षा पत्रकारिता से है वो किसी क्षेत्र से नहीं है। तो ये ग्राहक में इस समय कुछ घटनाएं जो दोनों समय की है वो जिक्र कर रहा हूँ, याद आती है मुझे। एक समय क्या हुआ कि राम निवास जी एसपी थे और यशपाल कुमार कलेक्टर थे मंदसौर के। तो गरोठ में आंदोलन हुआ, जिला बनाओ आंदोलन हुआ। तो क्या हुआ कि वहाँ पर ये लोग गए, अधिकारी लोग गए और ये हुआ, और वहाँ पर जनता और पुलिस के बीच में लंबा विवाद हो गया। उन्होंने कर्फ्यू लगा दिया। अब कर्फ्यू लगाया तो इतना सख्त लगाया कि 8 दिन तक कोई भी वहाँ किसी को जाने नहीं दिया, किसी को आने नहीं दिया। क्योंकि हम सब लोग जिला मुख्यालय में थे तो सबने सोचा, 3-4 मैं था, विक्रम विद्यार्थी, शांतिलाल जैन और भी पत्रकार थे, हम सब लोगों ने सोचा कि भाई ऐसे तो कैसे 8 लोग, गरोड़ जैसे छोटी जगह में 8 दिन से कर्फ्यू लगा है, आम आदमी की कैसे जीवन हो रहा होगा। तो उस समय पत्रकारों का जो महत्व था उसका एक उदाहरण पेश कर रहा हूँ, और जनता की जो विश्वास था वो भी एक बड़ा उदाहरण था। तो जब हम गाड़ी लेके वहाँ पर गए, हम जैसे ही गरुड़ में प्रवेश किया तो पुलिस ने हमको रोका। हमने प्रेस का नाम दिया तो उन्हें, जो वहाँ पर पदस्थ पुलिस अधिकारी था, उनने सेट पर वरिष्ठ अधिकारियों से बात की कि मंदसौर के ये पत्रकार आए हैं। तो वहाँ से जो भी जिस भी अधिकारी तो उन्होंने निर्देश दिया कि जाने दीजिए। तो हम सीधे गरोड़ के बाज़ार में चले गए। जैसे ही बाज़ार में जाकर हम खड़े हुए तो पहले तो कोई हमारे पास नहीं आया, क्योंकि पुलिस और सब खड़े थे। तो हमने पुलिस अधिकारियों से कहा कि प्लीज़ आप सब चले जाइए। तो पुलिस अधिकारी सब चले गए। जैसे पुलिस अधिकारी गए, धीरे धीरे लोग आने लग गए और इतना हुजूम हो गया कि 1000-1500 लोग हमारे पास आके खड़े हो गए। बोले साहब 8 दिन से परेशान हैं, कहाँ तो हम शौचालय जाएं, घरों में शौचालय ही नहीं है, न सब्जी है, बच्चे को दूध नहीं मिल रहा, बच्चों को ये परेशानी आ रही, वो परेशानी आ रही, ये है वो है। तो इन सब चीज़ों को देखते हुए जब हमने वहाँ पर जनता से बात की तो जनता का आक्रोश काफ़ी तेज़ था। मैंने कहा आप लोगों को क्या हुआ? तो बोले साहब हम जा रहे थे तो उन्हें पुलिस आई और हमको बोलने लगी क्या डार्लिंग जिला बनाओगे, डार्लिंग जिला बनाओगे, ऐसा करके हमको मारने लगे। तो मैंने दैनिक भास्कर में हेडिंग ये बनाया कि डार्लिंग जिला बनाओगे। उस समय के 8 कॉलम की मैंने खबर बनाई और उसके बाद हम कलेक्टर एसपी से वहाँ मिलने सर्किट हाउस गए। हमने कलेक्टर एसपी से कहा, मैंने कहा साहब ये इस तरह से कैसे चलेगा,
एक छोटे से गांव में लोगों के छोटे छोटे मकान हैं, किनको क्या समस्या, किन आपने इतने समय तक 8 दिन तक कर्फ्यू लगा के बैठे हुए। सुंदरलाल जी पटवा मुख्यमंत्री थे, फिर पटवा जी से बात की तो उसके बाद ये हुआ कि एक एक घंटे की रिलीफ देना चालू किया और धीरे धीरे वो आंदोलन शिथिल हुआ और फिर राजनीति आई और सब चीज़ें हुई। पर कहने का मकसद ये कि पत्रकारों ने एक सामाजिक भूमिका निभाते हुए आम आदमी को राहत दिलाई, अन्यथा नहीं तो वो कर्फ्यू कितने दिन चलता मालूम नहीं था। ऐसे ही एक घटना उस समय की मुझे याद ही, वीरेंद्र कुमार सकलेचा मुख्यमंत्री थे, तो मैं सामान्य तौर पर शाम के समय खबर क्राइम लेने के लिए नंबर प्लीज़ से डायल करता था। तो मैंने नंबर प्लीज़ करके सिंगोली में मैंने वो नंबर डायल किया, सिंगोली थाने में। तो वो आरक्षक बोलता, बोले अरे साहब जल्दी बात करो, यहाँ तो अफरा तफरी मच गई, कर्फ्यू लग गया और ये हो गया और वो हो गया। मैंने क्या हुआ? बोले अरे साहब कर्फ्यू हो गया, बात लगाने का टाइम नहीं, वो कर्फ्यू लग गया और ऐसा करके उसने फ़ोन काट दिया। तो मैंने वहाँ पर दैनिक भास्कर में फ़ोन लगाया और हेडिंग बनाई कि सिंगोली में कर्फ्यू। तो उस समय क्या था कि मोतीलाल जी वोरा नेता प्रतिपक्ष थे। तो वोरा जी क्या करते थे, सुबह स्कूटर से अपने एमएलए रेस्ट हाउस से स्कूटर लेके वहाँ जाते थे हबीबगंज बस स्टैंड पे, और वहाँ से अखबार लाके और वो पढ़ते थे। तो उनने देखा कि सिंगोली में कर्फ्यू लगा, तो उनने कट मोशन लगा दिया, ध्यान आकर्षण विधानसभा में। देने ध्यान आकर्षण गया तो वहाँ के जो सेक्रेटरी थे उनने सीएम को कहा, तो तब तक सीएम को पता नहीं था कि कर्फ्यू लग चुका है। तो तत्काल सीएम ने कलेक्टर को कहा, बोले ये क्या है, और उसके आधे घंटे के अंदर वो हेलीकॉप्टर से सिंगोली आए और उन्हें समीक्षा की और उसके बाद फिर तत्काल भोपाल गए और 11 बजे विधानसभा चली। विधानसभा में उन्होंने उसका जवाब दिया। तो ये ताकत थी उस समय अखबार की। मैं ये बताना चाहता हूँ कि उस समय ये अखबार की ताकत थी और उसका ये परिणाम भी होता था कि काफ़ी अच्छे लेवल पर समाचार भी निकलते थे। एक दलोदा का एक किस्सा मुझे याद है। दलोदा में एक डॉक्टर था, तो मुझे क्या एक गुमनाम पत्र मिला कि साहब एक डॉक्टर है जो आँख के ऑपरेशन करता है और वो क्वालिफाइड नहीं है। तो मैं जाके उस डॉक्टर से मिला, डॉक्टर गोपी करके दलोदा में था वो। तो मैंने देखा कि वो कैटरेक्ट का ऑपरेशन कर रहा है विदाउट एनेस्थीसिया और बिना उसके। तो मैं यहाँ के सिविल सर्जन थे डॉक्टर प्रकाश, भूल गया नाम उनका, तो डॉक्टर प्रकाश ऑर्थोपोलॉजिस्ट सिविल सर्जन थे। मैं उनको लेके गया, मैंने कहा आप गाड़ी दूर खड़े करो, मेरे साथ मोटरसाइकिल पे चलो। मैं उनको मोटरसाइकिल पे लेके हम दोनों गए। हमने कहा डॉक्टर साहब हमारे सामने एक ऑपरेशन करो, बोलो हो कर देंगे। तो उनने भैंस के तपेले में बिठाया आदमी को और घुटने पे हाथ रख के और उसके आँख का उसका सर्जरी कर दी, उसकी कैटरेक्ट की, विदाउट एनेस्थीसिया, बिना कुछ भी किए, और उसको आधे घंटे में उसको छुट्टी दे दी और भगा दिया वहाँ से और उसने पैसे ले लिए। सिविल सर्जन ने ये सब चीज़ें देखी। तो मैंने उसको खबर, मैंने कहा डॉक्टर साहब कितने का ऑपरेशन? बोले मैं 10,000 ऑपरेशन कर चुका हूँ। तो मैंने वो हेडिंग बनाई, डॉक्टर गोपी को एक डॉक्टर गोपी ने 10,000 लोगों को अंधा कर दिया और लगभग उसमें से 80% लोग अंधे हो जाते थे। क्योंकि वो जो क्या करता था कि वो एक कौचिन पद्धति है पुरानी, उसमें क्या करते थे कैटरेक्ट को पीछे धकेल देते थे और धकेलने के बाद उस समय तो वो पीछे दिखने लग जाता था, पर धीरे धीरे वो कैटरेक्ट, वो जो लेंस से अंदर जो गिरा हुआ है वो रेटिना को डैमेज कर देता था और इन्फेक्शन के कारण आदमी ब्लाइंड हो जाता था। तो ऐसे कई बुजुर्गों को उन्होंने अंधा कर दिया। ऐसा उनका सिविल सर्जन का भी जो ऑप्थोमेलॉजिस्ट थे उनका भी कहना था। तो उसके बाद क्या हुआ कि यहाँ पर नीमच में डॉक्टर मोहंती कलेक्टर थे, वो उस समय प्रोविजनल पे थे। तो मंदसौर चूँकि कलेक्टर तोमर साहब बाहर गए थे तो वो उनको इंचार्ज बनाया। तो मोहंती साहब यहाँ पे कलेक्टर थे जो बाद में मध्य प्रदेश के चीफ सेक्रेटरी हुए। तो उन्होंने तत्काल उस डॉक्टर गोपी को गिरफ्तार किया और उसके सारे मामले सब अरेस्ट किया और उसके बाद जो भी कार्रवाई हुई। तो ये मैं बताना चाहता था कि उस समय मीडिया की, प्रिंट मीडिया की ये स्थिति थी। जब 90 के दशक में जब मैं इलेक्ट्रॉनिक मीडिया में आया तब राजेश बादल का मैंने आपको जिक्र बताया और 2000 होते होते फिर इलेक्ट्रॉनिक मीडिया का भी अपना अस्तित्व बनने लगा। तो फिर मैं इलेक्ट्रॉनिक मीडिया में भी स्टार न्यूज़ में काम किया मैंने, फिर एबीपी न्यूज़ में किया जो स्टार न्यूज़ एबीपी कन्वर्ट हो गया। फिर इसी बीच क्या सहारा समय एक रीजनल चैनल आया, तो सहारा समय में मैंने मंदसौर नीमच ज़िले का दायित्व लिया। तो सहारा समय का ये था कि हम अगर एक स्क्रोल भी चला देते थे तो चीफ मतलब पीएचक्यू से एसपी का फ़ोन आते थे। तो उस समय एसपी हमसे कहता था बोले यार हमें बता तो दिया करो कम से कम। तो ये
उस समय मीडिया के इम्पैक्ट हुआ करते थे। मैं इसी से जुड़ा आपसे एक प्रश्न पूछना चाह रहा हूँ। मेरे बहुत देर से चाह रहा था मैं आपसे। मुझे अच्छी तरह याद है कि जब अखबार चलते थे, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया तो उदय ही नहीं हुआ था उस समय, तो एक कॉलम में यदि 4 लाइनें भी छप जाया करती थी तो बड़ी हलचल मचती थी। जब नया नया टीवी आया था उस टाइम जैसा आप बता रहे हैं भैया कि स्क्रॉल भी चल जाया करता था, हलचल मच जाया करती थी। आज ऐसा क्यों नहीं है? हम 8-8 कॉलम लिख दें, स्पेशल स्टोरी चला लें, तब भी वो हलचल नहीं मच पाती है। जो प्रतिक्रिया होना चाहिए, जो उसका समाधान होना चाहिए, वो नहीं हो पाता। इसके पीछे आप गिरावट किस चीज़ की मानते हैं आप? देखिए क्या है कि अपन एक वर्ग को इसके लिए दोषी नहीं मान सकते। अब इसमें इसके पीछे बहुत सारे कारण। एक तो क्या बहुता, संख्या जब बहुत हो गई तो निश्चित रूप से अधिकारियों ने भी उस मीडिया को उस तरह से नहीं लेना बंद कर दिया। दूसरा कारण बना कि हम लोग व्यावसायिक ज़्यादा हो गए, प्रोफेशनल, मतलब अपने दायित्वों के प्रति उतने गंभीर और सजगता में उतनी नहीं है जितनी की आवश्यकता है। अब हम क्या है कि एक दौड़, अंधी दौड़ में लगे हुए हैं। आपने किया तो मैं भी कर रहा हूँ। यहाँ से लेकर दिल्ली तक के चैनल में ये स्थिति बनी हुई है। जब आप चैनल खोलेंगे तो अगर वो ज्ञान व्यापी मस्जिद का मामला है तो हर टीवी वाला उसी को लेके बैठा रहेगा। ऐसा लगेगा देश में बाकी सब न्यूज़ ख़त्म हो चुकी है। तो ये एक बहुत बड़ा गैप है। तो इसके कारण क्या हुआ, दूसरा क्या है कि हम व्यावसायिक हो गए तो उनने उसकी विश्वसनीयता ख़त्म कर दी, उनने उसकी गंभीरता बंद कर दी। फिर दूसरा क्या हुआ कि जो पीड़ित मानव के सवाल, जो आम आदमी की बात, वो हमने उसको या तो कम कर दिया या नेपथ्य में डाल दिया या छोटे कर दिया, या फिर हमारी वो टीआरपी मिलती नहीं उससे, तो हमने उस हिस्से को छोड़ दिया। तो जब वो एक वर्ग का एक हिस्सा, चूँकि आज 80% लोग शोषित, पीड़ित, परेशान हैं, पर जब उनकी बात आप नहीं रख पा रहे हैं तो ऊपर वाले तो यही चाहते हैं ना। ऊपर वाले तो चाहते हैं कि पत्रकार भी मिल जाएं, अधिकारी भी मिल जाएं और राजनेता भी मिल जाए, तो लोकतंत्र में फिर आपको बचा क्या? तो ये जो गड़बड़ है इसको ख़त्म होना चाहिए। दूसरी बात मैं आपसे पूछना चाह रहा था, जब आप बता रहे थे कि जब मंदसौर के अंदर 8 या 10 पत्रकार हुआ करते थे, तो कभी आप लोगों के बीच में प्रतिद्वंदिता रहती थी? जैसे आज के ज़माने में हम देखते हैं कि वो कैसे आगे बढ़ गया या वो खबर उसके बाद कैसे पहले लगी, तो ये परिस्थिति उस टाइम पे भी होती थी क्या? प्रतिस्पर्धा तो हर समय रही है और निश्चित रूप से आज तो फिर भी आप लोग सब मिल के काम करते हो। उस समय ऐसी स्थिति नहीं थी। अगर मेरे पास खबर है तो मैं उसको लेके भाग जाता था। फिर मैं दूसरे को खबर शेयर नहीं होती थी? शेयर तो छोड़ के हवा भी नहीं लगने देते थे। तो वो चूँकि सबकी प्रतिष्ठा, सब आगे लीडरशिप लेना चाहते थे, तो हर वहाँ चूँकि अवसर बहुत कम थे, जगह बहुत कम थी। आज आप पास कोई खबर है, अगर आपने उसको प्रकाशित नहीं किया तो दूसरा कोई कर देगा, तो आप अच्छा फिर क्या है कि आप पास संसाधनों की बहुत अभाव था। क्योंकि पहले एक किस्सा और मैं आपको सुनाना चाहता हूँ कि मध्य प्रदेश में नीमच एक जो सेंटर है वो मंदसौर ज़िले में आता था उस समय, और सीआरपीएफ उस मंदसौर ज़िले में आता था। तो सीआरपी में साल में एक बार शपथ होती थी सब सैनिकों की। तो उसमें ये प्रोटोकॉल था कि देश का गृह मंत्री उसके अंदर वहाँ पे उसमें आता था। तो देश का गृह मंत्री आता था तो उसकी प्रेस कॉन्फ्रेंस होती थी। अब प्रेस कॉन्फ्रेंस जब होती थी तो उसका भी एक निश्चित समय होता था, निश्चित एक प्रोटोकॉल होता था। देश का गृह मंत्री यहाँ बहुत बड़ी चीज़ होती थी उस समय। कई देश के बड़े बड़े गृह मंत्री यहाँ नीमच आए हैं। तो एक किस्सा था, उस समय क्या हुआ, संयुक्त सरकार बनी मध्य प्रदेश में और मोरारजी देसाई देश के गृह मंत्री थे, वीरेंद्र कुमार सकलेचा मुख्यमंत्री थे। तो क्या हुआ कि वहाँ नीमच में प्रेस कॉन्फ्रेंस के लिए बनाया। तो सारे जो, चूँकि स्वदेश उस समय एक प्रमुख अखबार था जनसंघ व भारतीय जनता पार्टी, तो चूँकि पहली बार मध्य प्रदेश में कांग्रेस विरोधी सरकार बनी तो उनको लगा कि ये अपना एक अवसर है, तो वो सब लोग आगे बढ़ गए। स्वदेश के कोई सिंगोली का संवाददाता, कोई गरुड़ का संवाददाता, कोई कहाँ, सब सिंगोली के स्वदेश के संवाददाता सब आगे बढ़ गए। तो गृह मंत्री जी, चूँकि उस समय प्रोटोकॉल होता था कि जो है वहाँ पर सबका परिचय, उसमें नेशनल प्रेस भी आती थी, स्टेट प्रेस भी आती थी, बड़े बड़े पत्रकार देश के उनके हवाई जहाज में उनके साथ भी आते थे। तो उस समय जब वो अंदर आए, मतलब वो जब सीएम के साथ वो मोरारजी देसाई अंदर आए, तो जैसे उनने परिचय शुरू किया, बताइए आपका परिचय, तो फ्रंट लाइन में उन्होंने कहा मैं रामलाल स्वदेश से, हीरालाल स्वदेश से, उन्होंने कहा मैं स्वदेश से। तो मोरारजी उठ खड़े हुए बोले मैं एक अखबार को इंटरव्यू देने थोड़ी आया हूँ, मैं प्रेस कॉन्फ्रेंस करना है, और वो उठ के चले गए। तो ये एक ऐसा भी वाकया होता था उस समय।
उस टाइम पे जो राजनेता होते थे वो पत्रकारिता के महत्व को जानते थे, समझते थे अच्छी तरह से। उतनी गंभीरता भी रखते थे जी, हर विषय में। जी। तो मैं आपसे पूछना चाहूँगा, मैं आपने प्रिंट मीडिया में भी काम किया, आपने इलेक्ट्रॉनिक मीडिया में भी काम किया, आपको दोनों में से बेहतर कौन लगा? सबका अपना अपना महत्व है। प्रिंट मीडिया का अपना संघर्ष है, अपना महत्व है। इलेक्ट्रॉनिक मीडिया का अपना महत्व है। इलेक्ट्रॉनिक मीडिया का मटेरियल और उसकी रिक्वायरमेंट पूरी अलग है। और एक तरह से देखा जाए तो चूँकि मैं इसको डिफ़ाइन इस तरह से करूँगा कि इस देश में 3 मीडिया अभी वर्तमान में काम कर रहे हैं। एक प्रिंट मीडिया है, एक इलेक्ट्रॉनिक मीडिया, एक सोशल मीडिया। तो सोशल मीडिया को मैं टीनेज मानता हूँ, जिसके पास फास्ट कम्युनिकेशन तो है पर विश्वसनीयता नहीं है, मैच्योरिटी नहीं है। और इलेक्ट्रॉनिक मीडिया युवा है, यूथ है, जोश है उसमें अंदर, परंतु कहीं ना कहीं उसमें वो प्रतिस्पर्धा की इतनी या अवसर को भुनाने का इतनी प्रतिस्पर्धा है कि वो कहीं ठहर के विचार करने को तैयार नहीं है। इसीलिए आज भी प्रिंट मीडिया को प्रौढ़ मीडिया मान के उसके साथ उसके लिखे हुए उसमें आर्टिकल, उसकी समस्याओं, उसके जो भी उठाए जाते हैं उसको गंभीरता से लिए जाते हैं। आज की चूँकि आपने लगभग 5 दशकों तक आपने पत्रकारिता करी और लगभग आज भी आप इस फील्ड में जुड़े हुए हैं, तो आप जो इस फील्ड के अंदर आ रहे हैं, जर्नलिज्म के अंदर लोग आ रहे हैं, युवा आ रहे हैं, जो भी लोग आ रहे हैं, उनको आप क्या कहना चाहते हैं? क्या संदेश देंगे? किस ढंग से वो अपने काम को, अपने दायित्व को निभाएं? मैं युवा पत्रकारों को सिर्फ यही संदेश देना चाहता हूँ कि कंटेंट पे ध्यान दें। समाज, आप क्वालिटी और कंटेंट, आप क्या दे रहे हो समाज को, उससे आपकी विश्वसनीयता बनेगी। पत्रकारिता जो है कब, क्यों, कहाँ और कैसे 5 विषय पर आधारित होती है। और यदि जब आपने इनमें से किसी एक को भी मिस कर दिया तो आप, क्योंकि कि जब कलमकार चित्रकार हो जाता है और खबर के पूछ मूछ लगा देता है तो फिर वो खबर विभत्स हो जाती है। और एक खबर आती है चलकर और एक खबर होती है खबर के पास अपन चल के जा रहे हैं, दोनों में बड़ा अंतर है। तो खबर के पास चल के जाइए, खबर आपके पास चल के आई उसका महत्व मत दीजिए, क्योंकि खबर जो आप पास चल के आई उसके कहीं ना कहीं कई तरह के अर्थ होते हैं, उसमें कई तरह के हेतु होते हैं, कई तरह के लक्ष्य होते हैं, वो जो वो अपने हिसाब से आपको यूज़ करना चाहते हैं, वो आपकी ज़ुबान में मतलब अपने शब्द रख के और आपका उपयोग करना चाहते हैं। जब आप खबर को मैदान में जाएंगे, एक और वाक़या मैं आपको 2 मिनट में शॉर्टकट में सुनाना चाहता हूँ। एक बार मंदसौर जेल में एक कैदी की मौत हुई, तो जब मैंने उस खबर को पढ़ा, छापा, तो मेरे को लगा कि यार ये कैदी, मैंने उससे पूछा क्या करता था, बोले मजदूरी करता था ये। तो मैं मोटरसाइकिल लेके ये मंदसौर के पास लदूसा का एक गांव का रहने वाला कैदी, तो मुझे जिज्ञासा हुई, मैं मोटरसाइकिल लेके, क्योंकि उसको मैंने कहा था इसको क्या, बोले डोड़ा चोरी की तस्करी में इसको हमने गिरफ्तार किया है और इसको विचाराधीन कैदी था ये और इसकी मौत हो गई। तो जब मैं उसके गांव गया उसको देखने के लिए, तो जब मैंने उसके गांव में पूछा कि भाई कहाँ रहता हो, उसने बोला यहाँ रहता। जब मैं उसके घर के सामने गया तो मेरे ज़मीन खिसक गई। उसके ऊपर जो है पतरे छत भी नहीं थे, प्लास्टिक का उसने डाला रखा था। उसकी माँ अंधी थी और एक 22 साल की उनकी पत्नी थी और 2 बच्चे थे उसके। और उसको नगर का एक व्यापारी ये कह के गया कि चल तेरे को 200 रुपये मजदूरी देता हूँ, तू काम करना। फिर जब मैंने उसकी पत्नी से बात किया, भाई आपका पति कहाँ, बोले हाँ वो साहब सेठ जी आया था ना, 200 रुपये में मजदूरी दांगा, तो चलो हमारा काम नहीं मिल रहा तो 8-10 दिन से, तो वो हम उनके साथ चले गए। तो बोले आपका पति, तो बोले हाँ साहब वो पता नहीं क्यों बंद कर दिया ना, हमारे पास तो पैसे नहीं है। थानेदार साहब आए थे तो 10,000 रुपये दे गए, उसके बाद कोई आया ही नहीं पूछने के लिए। तो बोले आपका पति मर गया, बोले हाँ साहब मर गया। तो एक तस्कर, अफीम के तस्कर को गिरफ्तार किया, उसके घर की स्थिति यह है। तो पत्रकारों को ऐसे जाके चीज़ों को लाना चाहिए जो समाज के सामने, कानून के सामने प्रश्न खड़ा करे, भाई देखो क्या हो रहा है, आपके नीचे, इस ढोल के नीचे कितनी पोल है। आपके समय में तो खैर ऐसी घटनाएं बहुत कम हुआ करती थी, मगर आप फिर भी उसके ऊपर नज़र रखते थे। आजकल तो ये घटना हर दिन काफ़ी मात्रा में हो रही है। तो ऐसे में हम पत्रकारों को दायित्व बनता है कि जैसा आप हमें संदेश दे रहे हैं कि हमें ऐसी खबरों के भीतर तक जाना चाहिए, खबरों के अंदर तक जाना चाहिए। अच्छा, आपने सजेशन दिया, हम उम्मीद करते हैं कि आपका मार्गदर्शन मंदसौर को और हम पत्रकारों को ऐसे ही मिलता रहेगा। आप काफ़ी वरिष्ठ पत्रकार रहे हैं, आप मेरे भी गुरु थे, हैं और रहेंगे। आप एक सानिध्य में मैंने शुरुआत करी थी पत्रकारिता की भी। तो आज की मुलाकात में
हम चर्चा कर रहे थे मंदसौर के वरिष्ठ पत्रकार श्री अशोक झलुआ जी से, जिनके अनुभव सुनकर आपको लगा होगा कि जब पत्रकारिता का नया दौर था तब पत्रकारिता कितनी सबल और मजबूत हुआ करती थी। एक समाचार से हलचल मच जाया करती थी और परिणाम, सार्थक परिणाम सामने आया करता था। ये भूली बिसरी बातें हमें पत्रकारिता के क्षेत्र से जुड़ी हुई जो झलुआ जी ने बताई, वो हम पत्रकारों के लिए काफ़ी अहम होती हैं, बशर्ते कि हम उन बातों पर अमल कर सकें। सर बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद आपका।